इस ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे नाम पर चर्चा करने वाले हैं जो महज एक नाम नहीं बल्कि एक जज्बा है, भगत सिंह। मूल ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर बिना किसी देरी के इस महान स्वतंत्रता सेनानी के जीवन और उनकी अमर विरासत की गहराइयों में उतरते हैं। हमारे देश पर अंग्रेज राज क्यों करते हैं? जरा सोचिए, ये किसी बड़े राजनीतिक विश्लेषक का कथन नहीं है। ये एक छोटे से बच्चे का बिल्कुल मासूम लेकिन बेहद तीखा सवाल था। बचपन में भगत सिंह ने अपने पिता से ठीक यही पूछा था। ये बात तुरंत सोचने पर मजबूर कर देती है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गहरी राजनीतिक चेतना कैसे हो सकती है। वाकई ये अपने आप में हैरान करने वाला है। तो जवाब में उनके पिता ने क्या कहा? उन्होंने कहा, क्योंकि अभी हर कोई आज़ादी के लिए खड़ा नहीं हुआ बेटा। बस इस एक छोटे से वाक्य ने उस युवा मन में क्रांति का एक ऐसा बीज बो दिया जो कभी नहीं मुरझाया। ये सिर्फ एक सीधा साधा जवाब नहीं था, बल्कि बहुत बड़ी चुनौती थी। इस विचार ने उनके दिल में इतनी गहरी जगह बना ली कि इसी ने उनके पूरे जीवन का रास्ता ही तय कर दिया। अच्छा, चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। एक तरफ आम बच्चे हैं जिनका बचपन पूरी तरह से खिलौनों और खेलों में बीत रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा है जो आज़ादी की बातें कर रहा है। ये तुलना एकदम साफ दिखाती है कि कैसे देशभक्ति की वो आग बचपन से ही धधक रही थी। सोच और प्राथमिकताएं बाकी बच्चों से कोसों आगे निकल चुकी थीं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे केवल 23 वर्षों का एक छोटा सा जीवन पूरी तरह से बस एक ही लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। जन्म से लेकर शहादत तक की ये तेज यात्रा इस असाधारण जीवन के मुख्य पड़ावों को एकदम स्पष्ट कर देती है। चलिए ना, इस यात्रा के हर एक अहम हिस्से को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। तो इस अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत होती है सन 1907 में। पंजाब का एक छोटा सा गांव बंगा, यहीं वो भौगोलिक और ऐतिहासिक शुरुआती बिंदु था जहां से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने आगे चलकर पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक बिल्कुल नई दिशा और एक नई ऊर्जा दे दी। अब हम जीवन के एक बेहद भावुक और निर्णायक मोड़ पर आते हैं। साल था 1919। क्रूर जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय उम्र महज 12 साल थी। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि वे उस भयानक जगह की मिट्टी अपने साथ घर ले आए थे। और पता है, उस मिट्टी को साक्षी मानकर एक बेहद कठोर कसम खाई गई, जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस एक दर्दनाक घटना ने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। आगे बढ़ते हैं साल 1928 की तरफ। भारतीय इतिहास में ये साल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धीरे धीरे अन्य क्रांतिकारियों के साथ जुड़ना और फिर अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाना। यही वो वर्ष था जब अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। अब वे सिर्फ एक युवा क्रांतिकारी नहीं रह गए थे, बल्कि राष्ट्रीय प्रतिरोध के एक बहुत बड़े प्रतीक बन चुके थे। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का असली मकसद बहुत गहरा था। अक्सर लोग इसे महज एक हिंसक कृत्य मान लेते हैं, लेकिन ध्यान दें, उद्देश्य किसी की जान लेना बिल्कुल भी नहीं था। इस साहसिक कदम का तो बस एक ही लक्ष्य था, उस बहरी हो चुकी अंग्रेजी हुकूमत की नींद तोड़ना। यह एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक और वैचारिक आवाज थी। और कमाल की बात देखिए, बम फेंकने के बाद वहां से भागने की कोई कोशिश नहीं की गई, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद का जोरदार नारा लगाते हुए खुद अपनी गिरफ्तारी दी। जेल की मोटी सलाखों के पीछे भी संघर्ष रुका नहीं। हार मानने का तो सवाल ही नहीं था। राजनीतिक कैदियों के बुनियादी अधिकारों के लिए एक बेहद लंबी और कठिन भूख हड़ताल की गई। इस असाधारण हिम्मत को पूरे देश ने सलाम किया। ये साबित करता है कि संघर्ष जेल के अंदर से भी पूरी ताकत के साथ जारी था। और फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज होती है 23 मार्च 1931 की वो स्याह तारीख। यही वो दिन था जब भगत सिंह को उनके दो परम मित्रों और जांबाज साथियों शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के साथ फांसी दे दी गई। इन तीनों वीरों ने अपने अंतिम क्षणों में भी हंसते हंसते देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। सोर्सेज बताते हैं कि फांसी के तख्ते की ओर कदम बढ़ाते हुए भी चेहरे पर एक अविचलित मुस्कान थी। दुनिया से एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया गया था, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये तो एक ऐसी क्रांति की गूंज है जिसने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि शरीर भले ही नश्वर हो, लेकिन सत्य और स्वतंत्रता के विचार हमेशा अमर रहते हैं। और बिल्कुल इसी बलिदान के कारण आज भी भगत सिंह का नाम सुनते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है।
उनकी ये अमर विरासत एक बहुत गहरे सवाल के साथ सोचने पर मजबूर करती है। आखिर एक विचार में ऐसी कौन सी ताकत होती है जो एक इंसान की उम्र से कहीं ज्यादा लंबी और शक्तिशाली बन जाती है? क्या हम आज उन विचारों को वाकई जिंदा रखे हुए हैं जिनके लिए उन्होंने इतनी खुशी खुशी अपनी जान दे दी थी? इस ऐतिहासिक और वैचारिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।